नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपीपीएससी आरओ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में इस सीरीज के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपके आगामी परीक्षा के लिए अहम साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, बड़ा ही टिपिकल और जटिल प्रश्न है। ध्यान से आपको देखना है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे, आप समझ सकते हैं कि जो क्रॉप होती है उसी के डिजिटल सर्वे के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि उस माध्यम से जो फसल उत्पादन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, उसका आकलन करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। और विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सही उत्तर का चुनाव करना है तो सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश ने अपने 75 जो जिले हैं, जो जनपद हैं, और अब कहेंगे तो हाल ही में जब महाकुंभ हो रहा है तो एक 76वां जनपद भी घोषित कर दिया गया, लेकिन वो एक सांकेतिक है। लेकिन 75 जो जनपद हैं, इन जनपद में जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है, इस दृष्टिकोण से देखें तो जो फसल का उत्पादन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, उस संदर्भ में बड़ा ही महत्वपूर्ण कहें तो उपलब्धि हासिल की है। और वो उपलब्धि हासिल की है उत्तर प्रदेश ने। इससे फसल उत्पादन में जो सटीकता है, जो पारदर्शिता है, उसका जो डेटा है वो तैयार हो सकेगा। और इस मामले में जो उत्तर प्रदेश है, अब ये एक तरह से देखें तो भारत में विशिष्ट राज्य बनते जा रहा है, और उसका उदाहरण आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? एटीएम आपने देखा होगा, अब तक पैसा आप निकालते होंगे, लेकिन अब एक यूनिक पहल है। और भारत का पहला जो चावल एटीएम है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो एक प्रश्न तो यही हो गया, तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया। इसका एक नाम दिया गया है, तो इसका जो नाम है वही आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, अन्नपूर्णा अनाज एटीएम, अन्नपूर्णा चावल एटीएम, अनापूर्ति चावल एटीएम और अनापूर्ति अनाज एटीएम। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, यानी कि डी जो उत्तर होगा वही आपका सही होगा, क्योंकि उड़ीसा जो राज्य है इसने हाल ही में भारत का पहला जो एटीएम है वो लॉन्च किया, जिसका नाम अन्नपूर्ति अनाज एटीएम रखा गया। तो ये सही उत्तर होगा। और ये जो एटीएम है इसकी एक खास विशेषता है। जो एटीएम है, जो अनाज एटीएम है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये जो एटीएम है ये क्या करेगा कि 5 मिनट में जो 50 किलोग्राम जो अनाज है वो वितरित करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 50 किलोग्राम जो अनाज है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वितरित करेगा, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये क्या करेगा कि 24 घंटे एक्टिव रहेगा। ये क्या करेगा? तो ये 24 घंटे काम करेगा। और इस कारण से जो अनाज वितरण का काम है, जो एक निश्चित अवधि में चलता था, वो जो समस्या थी वो कम हो जाएगी। दूसरी, इसमें जो अनाज वितरण की जो प्रक्रिया थी, जो काफ़ी धीमी थी, वो जो समस्या थी उसका भी समाधान हो जाएगा। और इससे जो लोग हैं वो आसानी से जो अनाज है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं इनिशिएटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किए जाने की योजना है? प्रश्न क्या है कि किस पत्तन पर भारत की पहली
एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किए जाने की प्लानिंग है। और विकल्प है आपके सामने, कांडला जो पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन है, पारादीप पत्तन है, मोरमुगांव पत्तन। तो अभी तो हम यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है। तो पहले इसको हम देखते हैं। देखिए, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित करने की योजना है, और ये 4 पत्तन दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित करने की जो योजना है वो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जो कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। तो यहीं पर योजना है। और ये जो सुविधा है ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सुविधा है वो किस कारण से महत्वपूर्ण होती है कि कृषि जो भी उत्पाद होंगे उनके निर्यात को ये सरल और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। तो जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट होंगे उनके एक्सपोर्ट करने में ये अहम भूमिका निभाएगा और ये उसे काफ़ी सरल बना देगा। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई, यही स्थापित करने की योजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, और उस सही के आधार पर, गलत के आधार पर जो नीचे दिए गए विकल्प हैं इनका आपको चुनाव करना है। तो देखिए, पहला जो कथन है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक के मसौदे को प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्ति हेतु मंजूरी दी गई है। थोड़ा सा भाषा लेंदी है और आपको ये लेकर चलना होगा, क्योंकि यूपीपीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि कथन आधारित और कथन और कारण आधारित जो प्रश्न है वो पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक पूछे गए हैं। तो ऐसे हो सकता है कि अब लंबे स्टेटमेंट आधारित प्रश्न भी आपको आरओ में देखने को मिल सके। तो आपको हर स्थिति के लिए पूरी तरह से अपने को तैयार रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ये 2 कथन दिए गए हैं और सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि दोनों में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, दोनों ही कथन सही हैं। पहला, उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक के मसौदे को प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्ति करने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन जो डॉलर है उसकी अर्थव्यवस्था की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो नोडल विधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 है उसके मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है। और ये उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने में भी मदद करेगा। तो जो अधिनियम बना है, जो विधेयक है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र स्थापित करने में भी मदद प्रदान करेगा। तो ये इस कारण से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, तो उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होंगे, ये बात तय कर दी गई है। तो दोनों कथन सही हो गए और इस आधार पर जो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि सी विकल्प आपका सही होगा। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रोजेक्ट नेक्सस का संस्थापक सदस्य नहीं है। अब ये बात हो रही है किसकी, प्रोजेक्ट नेक्सस। तो आपको देखना है विकल्प जो दिए गए हैं, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया।
सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये कहा जा रहा है कि कौन सा इनमें से देश है जो प्रोजेक्ट नेक्सस का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, जो ऑस्ट्रेलिया है वो प्रोजेक्ट नेक्सस का संस्थापक सदस्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक दो बातें आपको प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में पता होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट जो नेक्सस है ये है बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्या है, एक पहल है। क्या है? बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय एक इनिशिएटिव है। ये क्या है? एक पहल है, और जिसे क्या है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो संस्थापक सदस्य हैं इसमें जो शामिल हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अपना देश जो भारत है वो शामिल है। भारत के अलावा देखेंगे तो इस संस्थापक सदस्यों में मलेशिया शामिल है, फिलीपींस और सिंगापुर शामिल है। फिलीपींस और सिंगापुर शामिल है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो थाईलैंड भी क्या है कि इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं है, तो इस आधार पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं वो है HDFC बैंक, बैंक ऑफ सऊदी, अमेरिकन बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। ठीक है, तो सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी। अब देखिए इसमें एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं भारत का, केंद्रीय बैंक है भारत का, इसने सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा जो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है ये भारतीय रिजर्व बैंक की जो जोखिम प्रबंधन है, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी जो रणनीति है और उसका जो रेगुलेशन है, खास तौर से उसी के लिए ये प्रदान किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि किसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है, क्यों प्रदान किया गया है, किस कारण से प्रदान किया गया है, तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों का सही क्रम कौन सा है? देखिए ध्यान देना है कि 3 सौर ऊर्जा जो उत्पादक देश हैं उनका सही क्रम पूछ रहा है। और यहाँ पर दिया गया है भारत, चीन, अमेरिका, चीन, अमेरिका, भारत, अमेरिका, चीन, भारत, चीन, भारत, अमेरिका। यानी मूल रूप से भारत, चीन और अमेरिका के बीच में ही ये सही उत्तर होना है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। ये जो क्रम है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा चीन, अमेरिका और भारत। तो देखिए इसके ध्यान देना है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक जो एम्बर है इसके द्वारा जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में जो शीर्ष 3 कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा उत्पादक देश हैं, उनमें जो देश शामिल हैं उसमें चीन है, अमेरिका है और फिर भारत है। जो इनका क्रम है इसमें अगर देखेंगे तो जो भारत है अब इस
रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जो भारत है वो विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादक के स्तर पे देखें तो विश्व में तीसरे नंबर पे आ चुका है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। ये क्या कह रहा है? तो हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 और इसके अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? विकल्प है अमेरिका है, भारत है, चीन है और फ्रांस है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत, यानी कि इंडिया। क्योंकि हाल ही में देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट 2024 है, जो IOM है, ठीक है, विश्व प्रवासन जो रिपोर्ट 2024 है, इसने खास तौर पे जो संगठन है, इस संगठन ने क्या है कि ये प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की और इस रिपोर्ट में 2022 में जो शीर्ष कह सकते हैं कि धन प्रेषण, इसमें क्या है कि शीर्ष कह सकते हैं कि धन प्रेषण के आधार पर अगर हम देखें तो धन प्रेषण जो प्राप्तकर्ता देश थे, यहाँ ये आपको ध्यान देना है। तो धन प्रेषण जो प्राप्तकर्ता देश थे उसमें भारत देखें तो शीर्ष पर था और भारत के बाद देखें तो कुछ देश थे जिसमें मैक्सिको था। मैक्सिको के बाद अगर आप देखेंगे तो जो देश थे तो भारत के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद देखेंगे तो चीन था, चीन के बाद फिलीपींस था। तो ये कुछ क्रम थे। फिलीपींस के बाद फिर फ्रांस और फिर ऐसे कई सारे देशों का नंबर था। तो ये हमने देख लिया। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? किसकी बात हो रही है? तो केंद्र सरकार ने देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और राज्य दिए गए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि झारखंड राज्य। जो कोयला मंत्रालय है, देखिए जो कोल मिनिस्ट्री है, इसी की बात करें तो इसने झारखंड के खास तौर पे जो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जामताड़ा जो जिला है, वहाँ पर जो कास्ता कोयला ब्लॉक है, वहाँ पर भारत की पहली कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट जो प्रोजेक्ट है इसका शुभारंभ किया है। और ये जो परियोजना है ये कोयला गैसीकरण तकनीक के माध्यम से देखें तो कोयला खनन के जो प्रभाव हैं उनको कम करने और जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जो ऊर्जा उत्पादन है, उसमें सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इस कारण से ये जो कह सकते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का जो नाम है वो बदल दिया गया है और अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? विकल्प है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन, बी है संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार सहयोग, सी है संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार और डी है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का जो नाम है वो बदल दिया गया है और अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जो व्यापार विकास सम्मेलन है, जो अंकटाड है, इसी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कर दिया गया है। ये जो संगठन है ये 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा देखें तो ये स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है
मुख्यालय भी जो हेड क्वार्टर है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो मुख्यालय है ये आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। और जिनेवा कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये स्विट्जरलैंड जो देश है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो संगठन है, जो अंकटाड पहले था, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास नाम दिया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ट्रेड है, व्यापार है, निवेश है, विकास के माध्यम से जो वैश्विक आर्थिक सहयोग है उसको ये प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया आज के एपिसोड में जो भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे और उन पर जो प्रश्न बन सकते हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो तथ्य हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।